जय हिंद दोस्तों। आइए, स्वागत है आपका इतिहास की तीसरी क्लास में। जैसा कि हमने बताया था कि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक को और इल्तुतमिश को, इन दोनों लोगों को पढ़ा था। तो ऐबक से कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला ऐबक से क्वेश्चन आता है कि क्या ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो नहीं। वो किसका स्लेव था? तो वो स्लेव था गोरी का। 1206 से लेके और 1210 तक इसने क्या किया था? राज किया था। इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल इसने अपना लाहौर बनाया था। उसके बाद इसको कुछ उपाधियां दी गई थी, जिसमें लाख बख्श। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था। उसके बाद इसका एक और नाम था कुरान ख्वा। कुरान ख्वा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कुरान को जो है सुरीले तरीके से गाता था, इस वजह से इसको कुरान खां भी कहा जाता है या कुरान ख्वा कहा जाता है। इसके बाद इसने कुवुत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। उसके बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और ये क्या है? ये भी एक मस्जिद है। इसने कुतुब मीनार को क्या किया? बनाना चालू करवाया, और किसकी याद में? काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार को चालू कराया था। और ये चौगन खेलते हुए 1210 में मर गया। चौगन क्या होता है? हॉर्स पोलो, जो अभी मॉडर्न हॉर्स पोलो है उसको चौगन बोलते हैं। चौगन खेलते ये क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से बनता नहीं है। ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। इसने अपने नाम का न सिक्का चलवाया, न खुतबा पढ़वाया, कुछ नहीं किया। और ये सिपह सलार की पदवी से ही ये क्या करता रहा? राज करता रहा, और लाहौर से राज करता रहा। इसी वजह से इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी नहीं कहते हैं। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी का गुलाम, जिसको स्लेव ऑफ स्लेव बोलते थे, इल्तुतमिश बना। और इल्तुतमिश जैसे ही बना, इसने क्या किया? इसने अपने नाम के क्या किए? सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया, और इसने सुल्तान की उपाधि भी ग्रहण की। क्या की? सुल्तान की उपाधि भी ग्रहण की। इसके बाद इसने दोनों कॉइन्स पूछता है, और इसने कॉइन सिस्टम में अरबी जो है कॉइन सिस्टम में इसने चालू किया। सिल्वर का, टन का जो चांदी का होता था, और जीतल किसका? कॉपर का जीतल। ये दोनों कॉइन सिस्टम चालू किया। इसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो उसके लिए क्या चालू किया? इक्ता सिस्टम की शुरुआत इसने की। किस सिस्टम की? इक्ता सिस्टम की शुरुआत की। और कई सारे अपने पूरे राज्य को इक्ता में बांट दिया, और उसके लिए क्या अपॉइंट किए? इक्तेदार अपॉइंट किए। जब इसने इक्ता बांट दी, इक्तेदार अपॉइंट किए, तो देखा कि 40 नोबल्स की, 40 अमीरों की इसने क्या बनाई? एक सभा बनाई, जिसको बोलते हैं तुर्के चहलगानी या चालीसा भी बोलते हैं। ठीक। और ये क्या करते थे? ये टर्किश सरदार थे, तुर्क सरदार थे, जो इसको हेल्प करते थे पूरे राज्य को चलाने में। और इसने क्या किया? दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। पहली बार दिल्ली को भारत की राजधानी या मध्यकाल की राजधानी बनाने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक। इसके बाद इसने और क्या क्या किया? तो इसमें हमने पढ़ा था कि इक्ता सिस्टम, कॉइन सिस्टम, उसके बाद चहलगानी लगाने के अलावा इसके मुख्य कार्य ये थे कि इसने मंगोल को रोका। किसने? चंगेज खां को रोका। चंगेज खां जिसका पीछा कर रहा था ख्वारिज्म के राजा का, उसको इसने शरण नहीं दी, और इसने मंगोल इन्वेजन से पूरे दिल्ली सल्तनत को बचाया। और इसकी देहांत हो जाती है, और उसके बाद रजिया सुल्तान जो इसकी बेटी है उसका शासन आता है। तो अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान जब आप पढ़ते हैं तो रजिया सुल्तान में फैक्ट्स तो बहुत कम है। सबसे अच्छी चीज ये है, इससे क्वेश्चंस भी 2 ही 3 बनते हैं जो ये फ्लो चार्ट में है, लेकिन इसमें स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। इसमें जो लोग गाना ये सुने होंगे, कौन सा? रजिया गुंडों में फंस गई। तो आपको आज ये पता चलेगा कि रजिया वास्तविकता में गुंडों में कहां फंसी और कैसे फंसी। उसके बाद रजिया ने कुछ ऐसे बदलाव किए अपने रिजीम के दौरान, जो आज की महिलाओं के लिए क्या है? एक एग्जाम्पल है कि वो कैसे रूल कर सकती है। ये पहली महिला रूलर हुई जिसने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। फर्स्ट एंड ओनली रूलर, पहली महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। और इसकी रूलिंग के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इल्तुतमिश इधर
युद्ध लड़ रहा था तो ये अपने बेटों को बुलाता है मदद के लिए। तो इसके तीनों बेटे ये सोचते हैं कि पिताजी तो उधर लड़ रहे हैं, तो अगर लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो हम राज्यों को कैसे बांटेंगे। तो कोई दिल्ली छोड़ के नहीं जाता है, सब अपना अपना क्या करते हैं, गुटबाजी में लग जाते हैं। तो सिर्फ रजिया जाती है अपने पिता को बचाने। इस वजह से जब इल्तुतमिश मरने वाला होता है तो वो रजिया सुल्तान को अपॉइंट करता है, क्या, अपना नया सक्सेसर के रूप में रजिया सुल्तान को अपॉइंट करता है। और ये बताता है कि रजिया उस समय भी कितनी दिलेर थी। और जैसे ही वो अपॉइंट करता है तो आपको पता है कि उसने क्या बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा, और चालीसा में क्या थे, नोबल्स थे, वो सारे के सारे क्या थे, तुर्क थे। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि एक फीमेल हमको कैसे ऑर्डर देगी, उनको ये लगता है कि एक फीमेल हमको कैसे ऑर्डर दे सकती है। तो वो क्या करते हैं कि रजिया को न बना के रुकुनुद्दीन फिरोज को बना देते हैं। किसको बनाते हैं, ये भी इल्तुतमिश का बेटा है, इसको बनाते हैं। और ये 7 महीने तक रूल करता है। कितने महीने तक, 7 महीने तक। इसके बाद इसको रजिया सुल्तान डिफीट करके क्या करती है, अपना वर्चस्व स्थापित करती है। लेकिन नोबल्स के मन में, तुर्क नोबल के मन में ये हमेशा रहा कि कैसे एक फीमेल हमको डोमिनेट करेगी, कैसे एक फीमेल के अंडर हम काम करेंगे। जबकि अगर मेल समझे, अगर कोई भी पुरुष ये समझे तो वो एक चीज कभी भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकता, वो है अथॉरिटी ऑफ अ वुमेन। किसी न किसी महिला का एक पुरुष के ऊपर प्रभाव रहता है। महिला के ऊपर किसी का प्रभाव रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पुरुष के ऊपर किसी महिला का प्रभाव है, ये जान लीजिए कि कंपल्सर है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बस होता क्या है कि उस महिला का या उस लड़की का फॉर्म बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है XYZ, तो अगर होता यह है कि या तो वो अपनी मां के प्रभाव में रहेगा, या अपनी वाइफ के, या अपनी गर्लफ्रेंड के, ये हो सकता है, या अपनी सिस्टर के, या फिर अपनी डॉटर के। इसके अलावा किसी भी मेल को, या एक कह लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो हमेशा, और डोमिनेट का मतलब ये होता है कि वो अपने से ऊपर मानेगा। ये एक चीज समझिए कि कोई भी मेल अपने से ऊपर मानेगा। अब बस ये है कि या तो उम्र के साथ ये बदल जाए फॉर्म, या ये बदल जाए कि हमेशा ये प्रभाव रहे। तो जो आप देखते हैं पैट्रियार्की में भी, लेकिन आप पैट्रियार्की में भी ये चीज कॉमन पाएंगे कि जो भी मेल है उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बात वो टाल नहीं सकता। ये चीज क्लियर है। लेकिन यहां पे अगर वही बात है कमांड की, जब बात आ जाती है, जब ये होता है कि आप कमांड दे दीजिए, जैसे यहां पे किसको, रजिया सुल्तान को क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, तब क्या होता है, तब इसको अपने अस्तित्व पे क्या होता है, खतरा समझ में आने लगता है। एक जिसको कहते हैं ना मेल ईगो जो है, वो क्या होने लगता है, हर्ट होने लगता है इसी के साथ। तो ये चीज रजिया सुल्तान के साथ भी हुई, और जितने भी तुर्क थे उनको क्या हुआ, दिक्कत होने लगी। और इसी के साथ रजिया सुल्तान ने कुछ व्यापक बदलाव भी किए। जैसे ही वो रूलर बनी, उसने सबसे पहले चोट किया धार्मिक पर्दा प्रथा पे। वो क्या किया, उसने पर्दा प्रथा को पालन नहीं किया। अब समझ रहे हैं, अगर रूलर पर्दा प्रथा को ना फॉलो करे अगर, तो वहां की जनता क्या करेगी। तो एक डर वहां के मौलवी में भी आ गया, जो धर्मगुरु होते हैं मुस्लिम्स। उसके अलावा भी समाज में भी जो हिंदू समाज था, उसमें भी अभी पर्दा प्रथा नहीं थी। मध्यकाल की शुरुआत में पर्दा प्रथा नहीं पाई जाती है। तो वो भी एक चीज ये देखता है कि एक एग्जाम्पल सेट किया वुमेन्स के लिए कि आप पर्दा प्रथा को क्या कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं। और उसने दरबार में आना चालू किया चोंगा पहन के और कैप पहन के। चोंगा, वो अगर समझने के लिए, तो जो आजकल कोर्ट में लॉयर जाते हैं तो देखिए वो चोंगा कहलाता है, वही चीज है। चोंगा, पहले के राजा ओजा भी चोंगा पहनते थे, जो पूरा यहां से यहां तक होता है, वो चोंगा, और ऊपर कैप पहन के इसने आना चालू किया। और दरबार में जब जाती थी तो ये खुले मुंह में जाती थी, पर्दा प्रथा नहीं है तो खुले मुंह में जाती थी, और दरबार को संबोधित भी करती थी। मतलब ये नहीं है कि पीछे से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का इसने एग्जाम्पल दिया। और इसने ये 3 चीजें, और ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है कि वो कौन सी पहली महिला थी जिसने पर्दा प्रथा का उल्लंघन किया, जो चोंगा और कैप पहन के आई, या जो खुले दरबार को संबोधित करती थी।
तो खुले दरबार को खुले मुंह से संबोधित करने का काम किसने किया? रजिया सुल्तान ने किया। और ये सारी चीजें क्या हुई? इसके बाद इसने क्या किया कि अभी तक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि तुर्की सरदारों का ये है सारा चल रहा है, मतलब प्रभाव किसका है? ये चालीसा का प्रभाव रहेगा ना, क्योंकि आपने 40 नोबल्स बनाए हैं, 40 अमीर बनाए हैं जिनके पास क्या है? एकता, और एकता से क्या आएगा? रेवेन्यू। तो इनका प्रभाव भी रहेगा, जहां पैसा रहेगा वहां प्रभाव रहेगा। तो इसने क्या किया? इनको तोड़ने के लिए नॉन तुर्किस, जो नॉन तुर्क थे, जो गैर तुर्क थे, वैसे सरदारों को भी अपॉइंट करना चालू किया। ये बात उनको और भी बुरी लगी। तो उसी के बाद अल्तुनिया का जो अल्तुनिया था, जो भटिंडा का क्या था, गवर्नर था, इसने रजिया सुल्तान के इतिहासकारों के हिसाब से जलालुद्दीन याकुत, ये रजिया सुल्तान के बॉयफ्रेंड माने जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब इसने पूरे सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था कि निकाह उकाह छोड़िए, हम जो है बॉयफ्रेंड भी बनाएंगे। अभी आज आप नहीं सोच सकते, उसका मध्यकाल में बॉयफ्रेंड था। अब इतिहासकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार ये मानते हैं कि जलालुद्दीन याकुत क्या है? रजिया सुल्तान का बॉयफ्रेंड था। और इसको एक पदवी दी गई थी आमीरे आखुर। अब आप देखेंगे कि आमीरे आखुर 2-3 बार नाम आया है। एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए आया था। तो ये पद इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा या मैच दी फॉलोइंग्स में मिल जाएगा कि आमीरे आखुर जो है किसका हेड होता है। तो मैंने बताया था ये हस्तबल का हेड होता है। कभी कभी ये करके हस्तबल ना करके हेड ऑफ दी हॉर्सेस कर देता है कि घोड़ों का सरदार। तो आमीरे आखुर क्या है? घोड़ों का सरदार भी होता है। हस्तबल में कौन रहता है? घोड़े ही रहते हैं। अब आप रहने लगे तो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में कौन रहता है? घोड़े रहते हैं। तो माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रजिया और जलालुद्दीन याकुत, इन दोनों में एक प्रेम संबंध था। इस वजह से भी ये दोनों आपस में बहुत करीबी माने जाते थे। और रजिया सुल्तान सिर्फ याकूत पे ही भरोसा करती थी। ठीक, तो जैसे ही अल्तुनिया ने याकूत को मारा, याकूत को क्या किया? अल्तुनिया ने किल कर दिया और रजिया सुल्तान को क्या किया? बंदी बना लिया। तो देखिए, राजा जो होता है ना, वो अपने दिमाग से राजा होता है, कहीं और से नहीं। और उसके लिए सारे संबंध बाद में, किंगशिप पहले आती है। इसी वजह से कहते हैं कि राजाओं का क्या होता है? कोई जात धर्म और कोई भी प्रेम नहीं होता है। जैसे ही अल्तुनिया उसको इंप्रिजन करता है, रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती है। क्या करती है? अल्तुनिया से रजिया शादी कर लेती है और फिर से क्या चाहती है कि दिल्ली का थ्रोन मिल जाए। जैसे ही रजिया दिल्ली के थ्रोन से हटती है तो बहराम शाह को दिल्ली के गद्दी पे बैठा दिया जाता है, जो एक पपेट की तरह होता है। और अल्तुनिया इससे शादी करने के बाद अल्तुनिया भी चलता है किधर? वो भी सोचता है कि अब दिल्ली की गद्दी मिल जाए। तो जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ती है तो इसको कथैल में घेर लेते हैं। कौन घेरेगा? गुंडे। कथैल के जो बैंडिट्स होते हैं वो रजिया सुल्तान को घेर लेते हैं और घेर के क्या करते हैं? जहां उसका कैंप लगा रहता है उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। वहीं से गाना निकल के आता है कि अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया वास्तविकता में गुंडों में फंसी थी और गुंडे ही उसकी जो है मृत्यु का कारण बने। और यहीं पे रजिया सुल्तान का जो है एक दुखद अंत हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे नसरुद्दीन मोहम्मद को। देखिए, रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद को, जिसको मान के चलिए कि पपेट था, कठपुतली था, उसको क्या बनाया गया? दिल्ली सल्तनत का राजकाज दिया गया, जो 40 सरदार थे उनके कारण। और उन 40 सरदारों में जो सबसे ज्यादा इसका समर्थन किया वो अगला रूलर भी बनेगा। वो कौन है? बलबन। अब एक चीज ये देखिए कि जब ये आ रहा है, ये बहुत सिंपल आदमी था, बहुत सिंपल, और वाकई में जिसको कहते हैं ना जेंटलमैन। और ये इसकी सबसे बड़ी बात थी कि ये रिलीजियस आदमी था। कैसा था? रिलीजियस आदमी था। अब कोई भी रिलीजियस आदमी बहुत अच्छा राजा बने, ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है। तो वो इसके साथ भी हुआ। क्यों? क्योंकि सत्ता क्या है उस समय? सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है ना। सारा शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। और जब राजा कमजोर बनता है, देखिए एक सिद्धांत है, नेचुरल थ्योरी है ये, जब राजा कमजोर बनेगा तो मंत्री क्या होंगे? पावरफुल होंगे। जब राजा पावरफुल होगा तो मंत्री क्या होंगे? नाम मात्र के होंगे। उसका उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं, मध्यकाल में भी देख सकते हैं और एंशिएंट में भी। जैसे देख लीजिए, जब कोलिजन की सरकार होती है, जो वो दौर था जब चंद्रशेखर
प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी को कोलिजन चलाना पड़ा 13 दिन के लिए, जब मनमोहन सिंह को चलाना पड़ा, तो वो क्या होता था, मंत्री क्या होते थे, थोड़े हावी हो जाते थे। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है किसी एक आदमी पे, जैसे इंदिरा गांधी, अभी के लिए नरेंद्र मोदी, आप देखिए मंत्रियों की कोई कीमत है, कोई कीमत नहीं है। सब क्या है, द फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और आज के राजा यही हैं। तो एक चीज समझिए, ये शुरू से रहा है। तो जैसे ही इतना सिंपल आदमी था, जेंटलमैन, और ये करता क्या था, दो ही काम करता था। एक, ये कुरान की कॉपी बनाता था। कैसी कॉपी, कैलीग्राफिस्ट था ये, खूब सुंदर तरीके से, जैसे आज भी कंप्यूटर में फॉन्ट आता है ना कि कर्सिव लिखिए, इस तरीके से लिखिए, तो ये क्या करता था कि कुरान को खूब सुंदर तरीकों से लिखता था, खूब अच्छे राइटिंग में जो है कुरान को लिखता था, और टोपी सीता था। देखें, वो इस्लाम में टोपी पहनना जो है उनका एक धार्मिक पहनावा है, वो टोपी सीकर जो पैसा आता था ना, सिर्फ उसी से जीवन यापन करता था, यानी राजशाही पैसों से उसको कोई लेना देना नहीं था। तो सोचिए कि कितना सिंपल आदमी है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्या कर रहा है, टोपी सी के अपना जीवन यापन कर रहा है और कुरान की कॉपियां बना रहा है। और ये दोनों सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा है जो कुरान की कॉपी बनाता था, कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपना जीवन यापन टोपी सीकर किया। इन दोनों क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछता है वो ये है कि मिन्हाज उस सिराज, ये कौन है, ये हिस्टोरियन है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी तबकाते नासिरी। अब ये जो नासिरी है ना, वो नसरुद्दीन मोहम्मद से निकल के आया है, इन्हीं को डेडिकेट करते हुए मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी। जैसे आपने अलबरूनी की तहकीके हिंद पढ़ी थी, अब समझ जाइए कि उसी के इक्विवेलेंट में है। अगर आपसे मैच दी फॉलोइंग पूछता है तो आप ये जरूर एक किताब का नाम देंगे और इसका लेखक कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आप पढ़ रहे थे कौन सी, उत्बी की किताब, उत्बी की किताब के बाद उत्बी की किताब कौन सी किताब है, कमेंट करिएगा, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, अलबरूनी की किताब, फिरदौसी की किताब शाहनामा। उसी तरीके से मिन्हाज उस सिराज की किताब तबकाते नासिरी, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं लास्ट में एक पूरी जब मेडाइवल का अंत करूंगा तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स और कुछ किताब और उनके राइटर्स बताऊंगा, लेकिन आपको पहले से भी याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उस समय रिवीजन करने में आसान रहेगा। इसके बाद इसने बलबन को नाइब ए मामलाकात बनाया। अब देखिए इसमें यह है क्या कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर का पद है। कहीं भी आप जब नाइब देखिएगा ना, ये टर्म क्योंकि पूछता है बार बार, नाइब का मतलब होता है हेड। अगर मध्यकाल में नाइब का मतलब क्या है, हेड, और जितने भी मामलों का हेड कौन है, बलबन है। तो जैसे ही बलबन जो है हेड हुआ, इसका मतलब ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर है, और ये क्या है, स्टैम्प नाम का राष्ट्रपति है, नाम का राजा है, ये ब्रिटिश मोनार्क समझिए इसको। इसके पास शक्ति कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जीवन यापन कर रहा है। और बलबन जो है ये तब से, कब से देख रहा है, ये रजिया सुल्तान के टाइम से क्या है, सरदार है, और बहुत बूढ़े होने के बाद इस पे एक गद्दी पे बैठता है। तो कुछ चीजें ये अपने जीवन से सीखता है, और इतिहास बताता है कि जिसने पास्ट से नहीं सीखा या जिसने इतिहास से नहीं सीखा वो कभी इतिहास नहीं बना पाया। तो बलबन क्या सीखेगा अभी आपको पता चलेगा जब बलबन स्टार्ट हम करेंगे तब। इससे पहले आप ये समझिए कि इसामी एक राइटर है, ये भी एक हिस्टोरियन है, ये कहता है कि बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद को जहर देके मार दिया, पॉइजन देके मार दिया। ये इसामी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि गद्दी पे बैठने के लिए क्या किया इसने, पॉइजन देके नसरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया। अब बलबन कुछ चीजें जो सीखा उसका कैसे उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, ये यहां पे अभी देखिए। हुआ ये कि बलबन ने क्या देखा रजिया सुल्तान के समय, कि ये जो अमीर हैं, जो 40 अमीर है ना, ये बहुत क्या करते हैं, पचड़ा फंसाते हैं। कोई भी काम करने जाओ कहते हैं अरे ऐसा नहीं ऐसे होगा, या हम नाराज हो गए, कोई नाराज हो गया। तो इसने सबसे पहला काम किया कि इन 40 सरदारों का जो तुर्के चहलगानी वाली पद्धति थी, जो चालीसा था, उसको क्या किया, खत्म कर दिया, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, टोटली सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रलाइज कर दिया का मतलब सारा राजा के पास पड़ लिया। तो अब हम लोग देखिए बलबन डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट। देखिए बलबन जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं, तो बलबन जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी राजा जिसने इतिहास पे छाप छोड़ी
वो कोई भी काम करता था तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था, और उस रीजन को या उस एम को लेके वो एक पूरा प्रोसेस एक उसके आसपास गढ़ता था। अभी आपको समझ में आएगा, जैसा कि बलबन ने भी किया। अब देखिए करना क्या है, कैसे बलबन को पढ़ना है कि आपको याद हो जाए। बलबन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। तो बलबन ने कुछ चीजें देखी, मैंने आपको बताया क्या कि उसने चालीसा का प्रभाव देखा, ये सारी चीजें देखी, और वो क्या करेगा, कुछ रिफॉर्म करेगा, और वो क्या चाहता है इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का रिफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये भी क्या है जो क्वेश्चंस पूछता है, एक इल्बरी तुर्क है। इससे पहले इल्बरी तुर्क कौन था, इल्तुतमिश था। ये भी एक इल्बरी तुर्क है, और किसका स्लेव है, इल्तुतमिश का गुलाम रहा बलबन। और मैंने आपको बताया था कि उस समय गुलामों की स्थिति क्या थी, उस समय गुलामों की स्थिति आज के गुलाम की तरह नहीं है। उस समय के गुलाम का मतलब होता था कि आप सोशल स्ट्रक्चर में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। उसके बाद इसका रियल नेम कई बार एग्जाम्स में पूछा है, जो पीसीएस के एग्जाम्स उसमें कई बार पूछा है। तो इसके 3 नामों से ये जानता है, एक उल्ग खां, दूसरा गयासुद्दीन बलबन, और तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछता है बहाउद्दीन बलबन। क्या, बहाउद्दीन बलबन। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये पीसीएस वालों के लिए है, स्पेशली पीसीएस वाले ये नाम पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं। उसके बाद देखिए बलबन का जो एम था, मेन एम जो था बलबन का, वो था पावर एक्युमुलेट करना, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना कि कोई उस पर क्या करे, मतलब एब्सोल्यूट पावर को गेन करना उसका एम रहा। उसके लिए उसने कुछ चीजें सोची और कुछ थ्योरी ले आया, जिसकी वजह से वो ये कहा कि हमारी पावर को क्या करे, कोई चैलेंज न कर पाए। ये अक्सर राजा करते हैं और उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो जब पावर उसका क्या है, एम है, पावर गेन करना उसका एम है, तो सबसे पहले काम क्या करेगा कि इससे पहले जिसके पास पावर थी उनको खत्म करेगा। और इससे पहले पावर किसके पास थी, तुर्के चहलगानी के पास। सबसे पहले क्या पावर किसके पास है, तुर्के चहलगानी के पास है। रजिया सुल्तान को भी वो हटाए। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद में भी आप देखिए कि चहलगानी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो उसने समझ में आया कि हमको पावरफुल होने के लिए सबसे पहला काम यह है कि जो पहले पावरफुल है उसको हटाया जाए। और यही क्या होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है। तो यही चीज है। तो पहले इसने तुर्के चहलगानी को खत्म किया। क्वेश्चन पूछता है तुर्के चहलगानी किसने खत्म किया, तो बलबन ने खत्म किया। उसके बाद इसने क्या किया कि जितने भी डाकू थे उनका सफाया किया। देखिए राजा क्या करता है ना कि कुछ अच्छे, जैसे ये पुलिसिंग पालता है तो कुछ लोग गुंडे भी पालते हैं, और ये आज भी सच्चाई है। आप देखेंगे कभी इनकाउंटर होता है तो वो जैसे चलता है कि पक्ष विपक्ष वालों को मारते हैं। जैसे कुछ गुंडे ये पाल के रखे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी, कुछ गुंडे ये पॉलिटिकल पार्टी पाल के रखी है। तो जब ये सत्ता में आते हैं तो इनके वाले को मार देते हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं तो उनके वाले को मार देते हैं, और अपने वाले को क्या करते हैं, सेव करते हैं कि उसका इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीजें होती हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले डाकुओं को खत्म किया। कहा कि रजिया गुंडों में फंस गई थी, कहीं हम ना फंस जाएं। तो डाकू और तुर्के चहलगानी ये दोनों को हटा दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि नियामते खुदाई, एक राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ किंगशिप कहते हैं, राजत्व का सिद्धांत दिया। और ये पूछता है कि राजत्व के सिद्धांत में इसने 2 सिद्धांत दिए, एक नियमते खुदाई और एक जिले इलाही। जो आप कहते हैं ना कि जिले इलाही जहां पना, सुने होंगे मूवीज में या सीरियल्स में, वो यहीं से आता है। तो नियमते खुदाई राजत्व के सिद्धांत में और जिले इलाही, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए नियमते खुदाई का मतलब ये होता है कि आप ईश्वर, यानी इनके ईश्वर कौन, सुपर पावर, ये अल्लाह या पैगंबर के क्या हैं, शैडो हैं, छाया हैं। ये मानते हैं कि ऊपर ईश्वर के बाद उसका अगर कोई धरती पे शैडो है, अब ईश्वर धरती पे तो है नहीं, तो कौन है, वो है सुल्तान। यानी सुल्तान क्या हुआ, एब्सोल्यूट पावर रखने लगा। ठीक, नियमते खुदाई का यही मतलब है कि नियमते खुदाई क्या है, शैडो ऑफ द गॉड। अब यहां गॉड का मतलब क्रिश्चियनिटी वाला गॉड नहीं है, किसी भी गॉड से है। ठीक, तो अगर ये क्या है, बलबन ये क्या मान रहे हैं, इस्लाम को, तो ये मानते थे कि अल्लाह की ये क्या है, परछाई है। उसके बाद जिले इलाही का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, ये अल्लाह के क्या है, प्रतिबिंब हैं। तो ये दोनों बात एक है।
बस ये है कि ये नियमते खुदाई किंगशिप की थ्योरी मानी जाती है, और जिले इलाही ये माना जाता है कि ये क्या है, ये बोलचाल की भाषा में सुल्तान को जो है क्या किया जाता था, जब ग्रीट किया जाता था ऐसे ऐसे वाला, देखे है ना, वो जिले इलाही तुसी ग्रेट हो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये जिले इलाही क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, और ये क्या है, ये शैडो है, नियमते खुदाई। ये दोनों चीजें आपको जब समझ में आ गई तो ये बताइए कि कैसे पता चलेगा, कैसे ये पता चलेगा कि सुल्तान ही सब कुछ है। तो सुल्तान ने दो प्रथा चालू किया, जो सवाल भी पूछता है। वो दो प्रथा क्या थी, एक सिजदा की और एक पाबोस की। अब सिजदा क्या होता है, तो सिजदा सुने ना कि सजदा वाला ही सिजदा है। इसका मतलब ये है कि सिजदा में ये होता था कि कहते हैं ना कि दंडवत प्रणाम करना, तो बस यही दंडवत प्रणाम है सिजदा। जमीन पे लेट के जब आप राजा को क्या करते थे, ग्रीट करते थे, तो क्या होगा, वो सिजदा कहलाता था। ठीक, और पाबोस का मतलब होता था कि राजा के पैरों को चूमना। ठीक है, तो जो आपका राजा होता है उसके क्या कहते हैं, उसके पैरों को चूमना ही पाबोस कहलाता है। देखिए यहां पे दो शब्द से ये मिला है, बोस का मतलब होता है बोसा, बोसा देने का मतलब होता है कि चूमना, और पा का मतलब होता है पैर, पैर के चूमने को पाबोस बोलते हैं। और सिजदा सजदा से आया है, जैसे कहते हैं ना कि हम आपके आगे सजदा करते हैं। अब कौन कहां कहां सजदा करता है वो अलग बात है, कि किसका सजदा कहां पे होता है, कोई भगवान को सजदा करता है, कोई किसी आदमी को ही भगवान मांग के सजदा और पाबोस चलाता है। ठीक, तो बस वही समझिए कि अगर आप अभी किसी के आगे सिजदा और पाबोस करते हैं तो मतलब वो आपका क्या है, राजा है या रानी है। ठीक, तो ये सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चालू की, बलबन ने चालू की। अब ये बताइए कि ये दोनों प्रथाएं कहां देखी जाएंगी, तो इसने क्या किया कि एक पारसियों का त्योहार है नवरोज, और नवरोज पारसियों का न्यू ईयर माना जाता है। देखो यहां पे भी नाम में होता है नवरोज, तो नवरोज क्या है, पारसियों का न्यू ईयर है। तो न्यू ईयर को उसने, पारसियों के नवरोज त्योहार को खुले में मनाना चालू किया, किसने, बलबन ने। किसने चालू किया, बलबन ने। और नवरोज में ही लोग ये दोनों प्रथाएं, या जैसे आम सभाओं में भी करते थे, लेकिन नवरोज में पूरी दुनिया देखती थी, क्योंकि सबके सामने इसने नवरोज मनाने का इसी वजह से लाया है कि दुनिया देखे कि लोग क्या करते हैं। बड़े बड़े अमीर, जैसे होता है ना कि किसी गांव के जमींदार हैं, तो उस समय भी क्या होते थे कि जो पावरफुल आदमी हैं, जो नायब हैं, अब उनसे क्या होता है कि आम जनता डर रही है, और नायब क्या करते थे कि बताते थे कि हम राजा से ऊपर हैं। तो इसने क्या किया कि नवरोज चालू कर दिया, कहा कि आइए अब नायब क्या करेंगे भाई, सुल्तान पूरी दुनिया के आगे क्या करेंगे, सुल्तान के पैरों को चूमेंगे और लेट के क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। वो क्या है, साइन है कि सुल्तान कितना बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि सत्ता दिखाई जाती है, अगर आप पावर को कभी कभी नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत होगी। और ये क्या बता रहा है कि एब्सोल्यूट पावर है। इसी के साथ उसने दो तीन चीजें ये भी की कि एब्सोल्यूट पावर तो रहेगा ही रहेगा, आप राजा की बुराई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, राजा की या उसके नीतियों की कोई बुराई नहीं करेंगे। मतलब टोटल एरिस्टोक्रेसी इसने फॉलो किया, कि एकदम राजा की बुराई करने का मतलब इसने बताया कि आप अल्लाह की बुराई कर रहे हैं सीधे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जिले इलाही हैं, नियामते खुदाई हैं। अगर आप इनकी बुराई कर रहे हैं मतलब किसकी बुराई कर रहे हैं, अल्लाह की बुराई कर रहे हैं। इसी वजह से इसने क्रिटिसिज्म को क्या किया, खत्म कर दिया। और ये मानता था कि आदमी जो है वो अपने खून से जब बड़ा होता है, मतलब जो कहते हैं ना कि हम इस वंश के हैं या इसके हैं, तो इस वजह से इसने अपने आप को ईरान की एक जाति है अफ्रीशियाद, उसका वंशज बताया। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम मंगोल के वंशज हैं, हम आर्य के वंशज हैं, हम द्रविड़ वंशज हैं, ये लोग गर्व करने वाले लोग कहते हैं ना। जैसे एक दोहा है कि थोथे बादर क्वार के जो रहीम घबरात, आज में जियत नहीं करे पाछली बात। तो जो लोग, जैसे अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो क्या बताते हैं कि हमारे दादा परदादा जो है तीसमार खान थे। और एक अवधि में एक हमारा मित्र है, वो एक कहावत बताते हैं कि एक बार हमारे दादा जो है वो क्या किए कि शेर से लड़ गए। तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग हॉस्टल के दिनों की बात है, बताया कि यार एक बार हमारे दादा जो है शेर से लड़ गए। तो सब लोग कहे अरे यार फिर क्या हुआ, शेर से लड़ गए तुम्हारे दादा? कहा हाँ भाई शेर से लड़ गए। सब लोग मतलब खाना खा रहे, सब लोग खाना वाना छोड़ के भाई अरे शेर से लड़ गए क्या हो गया? तो सब लोग कहे भाई होना क्या था, शेर चीर फाड़ के दादा को खा गया।
तो सब लोग हंसने लगे। क्या भाई कह रहे देखो यार सच्चाई है, हम ये नहीं कह रहे कि दादा हमारे शेर से लड़े नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि शेर जो है दादा को हमारे खा भी गया। उसी तरीके से है कि ये अफरीसियात का अपना क्या कहते थे, वंशज मानते थे। हालांकि वो सच्चाई बता दिया, ये सच्चाई नहीं बताएंगे। उसके बाद जब आपको पावर स्टैब्लिश करना है और ये सारी चीजें करनी है तो कैसे करेंगे आप, ये भी तो है भाई। आपके कहने से थोड़ी आपके कोई पैरों में गिर के आपको चूमेगा, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए इसने बनाया लौह और रक्त की नीति या रक्त और लौह की नीति। देखिए आयरन ब्लड पॉलिसी भी है और बहुत सारी किताबों में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी है। तो उसके लिए देखिए, हालांकि जो पहले से कुछ पढ़ा है वो तो जानता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नए लड़के वो घबरा जाते हैं कि अरे सर ये ब्लड पहले था आयरन बाद में। ऐसा नहीं है, या लोहा पहले हो या रक्त बाद में, या रक्त पहले हो लौह बाद में, तो उसको लौह और रक्त की नीति भी कहते हैं। ठीक है, लौह रक्त की नीति इसने अपनाया। इसका मतलब ये कहा कि जिसको दंड से काम चल रहा है, लोहे का मतलब क्या होता है, मजबूती से, तो दंड से काम चलाइए। और कहते हैं ना कि लातों के जो है दूत बातों से नहीं मानते, तो वही कह रहा है कि जो लोहा से ना माने उसका खून निकाल दीजिए, यानी उसको मार डालिए। और ये इसकी थ्योरी का सिद्धांत था। अब ये बताइए कि आयरन और ब्लड चलाने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है, एक स्ट्रांग मिलिट्री। भाई किससे मरवाएंगे आप, तो स्ट्रांग मिलिट्री के लिए इसने पूरा एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया और उसको कहा जाता है दीवाने अर्ज। क्या कहा जाता है, दीवाने अर्ज। तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज किसने बनाया, तो दीवाने अर्ज बनाया बलबन ने। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज। इस वजह से मैं आपको फिर से कह रहा हूं, दीवाने अर्ज क्या है, एक सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग है। और ये कई बार पूछता है। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी कि करना वो क्या चाह रहा है, वो एब्सोल्यूट पावर गेन करना चाह रहा है, जिसके लिए वो क्या राजत्व का सिद्धांत ले आएगा। राजत्व के सिद्धांत में नियमते खुदाई और जिले इलाही का कॉन्सेप्ट ले आएगा, जिसमें वो बताएगा कि सुल्तान क्या है, प्रतिबिंब है, परछाई है, किसका, अल्लाह का या ईश्वर का। उसके बाद वो क्या करेगा कि ये कैसे पता चलेगा, तो सिजदा और पाबोस की पद्धति ले आएगा। सिजदा पाबोस को हम लोगों को कैसे दिखाएं, तो नवरोज का त्योहार ले आएगा। और क्या करेगा, अपने आप को जो है ऊंचा साबित करने के लिए ये बताएगा कि हम क्या हैं, अफरीसियाद नामक वंश के क्या है, वंशज हैं, जो ईरान से ताल्लुक रखता है। और इन सारी चीजों को स्थापित करने के लिए वो कौन सा नीति ले आएगा, रक्त और लौह की नीति ले आएगा। उसके बाद ये समझ पाया ये कि रक्त और लौह की नीति लागू कैसे होगी, उसके लिए ये एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करेगा। और उसके बाद ये कुछ आर्किटेक्चर में काम करेगा, जो आपको ये सीरी नाम का एक शहर बसाता है, जो क्वेश्चन पूछता है। सीरी नामक एक शहर बसाता है और एक लाल महल बनवाता है। और लाल महल किसने बनवाया, बलबन ने। इसका इंपॉर्टेंस लाल महल क्यों पूछता है, क्योंकि लाल महल से ही अलाउद्दीन खिलजी यहीं पे क्या करेगा, अपना सुल्तान की उपाधि यहीं पे ग्रहण करेगा। और इस वजह से लाल महल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पढ़ते तो खिलजी में है, लेकिन पूछ ये लेता है कि बनवाया किसने, तो बनवाया बलबन ने। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत में 2 रूलर्स और आते हैं, जिनका बस आपको नाम याद रखना है। कारण यह है कि आपसे अगर क्रोनोलॉजी पूछ दे या लास्ट रूलर पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई जो पढ़ाने योग्य है, जो इतिहास की किताबों में नहीं दिया है। उसमें एक है कैकूबाद, जो बलबन के तुरंत बाद हुआ। उसके बाद आया कैमूर। अब कैमूर को मार के बहलोल लोदी, कैमूर को मार के जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा, खिलजी वंश की स्थापना करेगा। और इसी को खिलजी रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। किसको, कैमूर को मारने को ही खिलजी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे हम पूरा जो स्लेव डायनेस्टी थी उसको खत्म कर चुके हैं। तो अब हम कैमूर की हत्या के बाद कहां से स्टार्ट करेंगे, खिलजी वंश के। इसी के साथ धन्यवाद।